हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 NCERT गणित क्लास 10वीं की एक प्रश्नावली 1.2 की सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यह अमित का वादा है कि आपको सिखा कर ही मानेगा। ओके, तो वीडियो तक बने रहिएगा। आते हैं, इसे हम आसान तरीके से क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। समझ में आया प्रश्न? फिर से पढ़ूं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 1 कहता है 140। इसे हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखकर और गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। यही प्रोसेस है। तो सॉल्व में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ मैं कार्य अलग से करूँगा, बिकॉज थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया था। जब मैं इस वीडियो को मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, जब फर्स्ट बार मैंने शूट किया तो वो वीडियो किसी कैसे मतलब गलत तरीके से या किसी भी कारणवश गैलरी से डिलीट हो चुका था। तो पूरा मतलब सब मेरा व्यर्थ चला गया मेहनत। तो इससे मैं दोबारा से वीडियो शूट कर रहा हूँ, बनाया हुआ वीडियो। इसीलिए मैं आपके साथ में सॉल्व नहीं करूँगा। आपको मैं ये समझाने के लिए, मान लीजिए 140 जो दिया है प्रश्न में, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे हम तोड़ेंगे, तो उसको मैं रफ करके आपको बता सकता हूँ, या ऐसे भी समझा सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आते हैं अपने प्रश्न की ओर, जो कि दिया है 140। तो इसको हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना होगा, अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से। तो 144 का मैं 2 से, जैसे जिस टाइप से आपने सुना होगा लघुत्तम का, तो लघुत्तम के जैसे तोड़ता है ना, 2 से डिवाइड किए तो 70 आया, फिर 2 से किए तो 70 का 35 आ गया, फिर 5 से करते हैं तो 5 सत्ते 35 आता है, फिर 7 से करते हैं तो एक बार में कट जाता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है 2 × 2 × 5 × 7, तो यहाँ पे लिखा है और बराबर में 140। तो मैं इसे बड़ा गुणनफल के रूप में लिखने के लिए तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 को हम 2 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना, वही। और ये 5 × ये 7 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके साथ ही इसमें ऐसे में ज़्यादा आपके टाइम भी नहीं लगेगा। अगर मैं साथ में सॉल्व करूँगा तो आपका टाइम की भी बचत होगा और मेरी भी टाइम का बचत होगा, बिकॉज मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरा 156 का। तो 156 का मैं सेम प्रोसेस यही वाला करूँगा कि 156 को भी तोड़ूंगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 78 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा तो 39 आ जाएगा, फिर 3 से करूँगा तो 13 × 39 आपको याद होगा, और फिर 13 से करूँगा तो एक बार में। तो वही चीज़ मैंने लिखा 156 बराबर में ये, जैसे कि माने आपको यहाँ पे दिक्कत होगा कि सर आपने पहले इसे लिखा उसके बाद ये लिखा और फिर यहाँ पे ये लिखा, और या इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे भी आप पहले भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, और इसे शुरू में लिखकर इनको इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही काम मैंने किया, 2 × 2 × 3 × 13 ये लिखकर और बराबर में 156 दे दिया ये प्रश्न। ठीक है, उसके बाद गुणनफल के रूप में कैसे करेंगे फ्रेंड्स, 2 × 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया, प्लस गुने 3 × 13, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, उसके बाद आपके पास है तीसरा प्रश्न, जो कि ये रहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न ये है, जो कि है 3825। 3825 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 आ गया, और इसको 3 से कटता है, 2 से तो कटने लायक है नहीं, क्योंकि शुरू में सम संख्या नहीं है। ठीक है, लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो इससे तोड़ने पर 1275 आता है। फिर उसे 3 से काटते हैं तो 4 × 3 = 12 आता है, 3 × 2 = 6 और 15 आ जाता है, 3 × 5 = 15, यानी कि 1275 को 3 से हम डिवाइड करें तो 425 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 85 आ जाएगा, फिर 5 से फिर डिवाइड करें तो 17 × 5 = 85, आपको मालूम है। ओके, तो फिर वही प्रोसेस 156 वाला इसमें भी कर दिए, 3825 लिखकर, और ये जो आया 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो इसे मैंने लिखा। उसके बाद देखते हैं कि 3 यहाँ पे डबल है तो 3 स्क्वायर हो गया, इंटू 5 भी डबल है तो 5 स्क्वायर हो गया, इंटू 17, ये भी हो गया आपका क्या करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स चौथा प्रश्न आपके पास आता है। ठीक है, चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं कि दिया है 5005 दिया है, तो 5005 को देख सकते हैं कि ये 5 से कटने वाला है, 3 से भी डिवाइड नहीं होता है तो 5 से कटता है। 5 से 5 हो गया, 00 आ गया, 5 से 5 1001 से गया। उसके बाद 7, तो 7 से ये कटता है। इसे आप पीछे मतलब चेक भी कर सकते हैं रफ में कि नीचे से मतलब कि 5 के बाद 6 आता है तो 6 से कटेगा या नहीं, लेकिन हाँ ना,
जब मैंने चेक किया तो ये 7 से कट रहा है, तो 7 से कट रहा है तो 143 बार में 7 से कट जाता है। ठीक है, तो फिर 143 को भी अब देखिए कि 143 भी बड़ा है, इसलिए 111 से काटते हैं तो 13 बार में ये कट जाता है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास है पाँचवा प्रश्न। पाँचवा दिया है 7429 दिया है, तो 7429 को इधर थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत होगा एलसीएम में, लेकिन हाँ आप अगर हमारे वीडियो सॉल्यूशन अगर आप देख लीजिएगा तो आपको इजी वे में आप इसे लिख सकते हैं या आप बना भी सकते हैं। शुरू में 17 से कटता है, 17 से कटता है 437 आता है। ठीक है, उसके बाद 437 भी बड़ा नंबर है, तो इसे काटने के लिए 19 की आवश्यकता है, तो 19 से कट जाता है तो 23 बार में कटता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसे गुणनफल के रूप में क्यों नहीं लिखा गया। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कोई भी संख्या डबल नहीं है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 है, तो यहाँ पे भी कोई डबल नहीं है, इसलिए ये सेम इतना ही पे आंसर हो जाएगा। इसमें भी यही हाल है, सेम नहीं है, इसलिए किसी का स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यही गुणनफल जो आ रहा है, ये गुणनफल, इसी को हम यहाँ पे लिख के इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2। ये तो प्रश्न संख्या 1 का 5 प्रश्न था, लेकिन अब प्रश्न संख्या 2 की ओर आते हैं। ओके हाँ, तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और युग्मों को यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले प्रश्न हम समझते हैं अच्छे तरीके से। दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, यानी कि नीचे आपको कोई पूर्णांक दिया गया है और युग्मों को, जोड़ा वाला पूर्णांक, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो HCF पहले ज्ञात करना है, उसके बाद LCM ज्ञात करना है। ये तो सिंपल चीज़ है, ये तो हो जाएगा, बट जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो दो संख्या आपको दिया गया है उनका गुणनफल बराबर होता है जो HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे उसका। ओके, तो प्रश्न संख्या 1 दिया है 26 और 91। सॉरी, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके साथ में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक वीडियो चला गया। ठीक है, तो आपकी सुविधा और मेरे सुविधा के लिए मुझे यही बेस्ट लगा कि ये नोट्स टाइप से हो गया, एक तरीके से लिखा हुआ वीडियो। ठीक है, तो आप आराम से इसे पढ़ लें। तो 26 को पहले हम डिवाइड करेंगे, वही प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, 26 को डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा 13 बार में, तो 2 इंटू 13 हो गया, हुआ ना। अब 91 है, तो 91 को भी वही करेंगे। शुरू में तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 91 है, तो 3 से, 13 से 7 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 13 बार में जाता है, 13 से 91। यानी कि देखिएगा HCF में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि 2 गुने 13 था और 7 गुने 13, तो इसमें जो कॉमन होता है ना, 26 वाला में भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, तो उसको कॉमन रहता है तो उसको जोड़ा लगा दिया जाता है HCF में। ठीक है, आप HCF 26 91 बराबर 13 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा 2 और 7 एक दूसरे के बराबर नहीं है, और 13 इंटू 13 आपस में बराबर हैं, 26 में भी और 91 में भी 13 है, इसलिए इन दोनों का मान हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 13 लिख सकते हैं, ओनली 13 लिख सकते हैं। तो यही 13 आपका HCF आ गया। उसके बाद LCM, तो देखिएगा 26 और 91 का LCM क्या हो जाएगा, शुरू में तो ये 2, ठीक है 2, उसके बाद 7, उसके बाद इन दोनों, अब ये दोनों बच जा रहा है ना, तो ये दोनों को मैंने क्या माना, ओनली 13, तो ये 13 हो गया। अब 2 7 14 और 14 गुने अगर हम 13 करें तो 182 मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पर दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना कितना को करना है, 26 और 91 को। 26 और 91 का हम थोड़ा सा गुना कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके सामने। ठीक है, 26 गुने 91 कर लेते हैं। ठीक है, तो 3, ये तो 1 से जाएगा तो 26 ही हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 आया, 2 4 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 2366 आता है, ये आप देख सकते हैं। ओके, और फ्रेंड्स HCF मेरा कितना आया था, 13 आया था, और LCM कितना आया था फ्रेंड्स, 182। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसे भी कर लेते हैं, कितना, 13 और 182 गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 3 6 हो गया, 2 1 2 कट गया, 8 3 24 के 4 हासिल 2 हो गया,
और 8 2 10 हो गया। उसके साथ ही इसको काटेंगे तो हो जाएगा 13 का 13। अब इसे जोड़ते हैं तो 6 6 3 1 1300 सॉरी यहाँ पे देखिएगा तो 6 का 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, और यहाँ पे 3 का 3 हो गया, और यहाँ देखिए 1 और 1 2 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2366 देखिएगा कि इसको मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का भी गुणनफल कितना आता है, 2366 आता है। और HCF गुने LCM किए तो ये भी आया, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया, आपका चेक क्या है, करेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसका, 26 और 91 का बराबर किसके है, HCF और LCM के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2, जो कि आपके सामने है। 510 और 92 का सेम वही प्रोसेस करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देना है, और 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 बार करते हैं तो 510 आता है। उसके बाद ये करते हैं, देखिएगा HCF कितना आ जा रहा है, मेरा 2 आ जा रहा है। LCM कितना आ रहा है फ्रेंड्स, ये 2 हम माने हैं, ये दोनों का 2, ये दोनों का एक मान आता है 2 ओनली 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 17, उसके बाद ये 23। अगर इन्हें हम गुना करें तो 23,460 मेरे को आता है। ठीक है, उसके बाद चेक करने पे, क्योंकि HCF 2 और LCM मेरे को कितना मिला, 23,460, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर हम करें, 510 और 92 है ना, तो इन दोनों को अगर हम गुणनफल करें तो हमारे पास क्या आता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस पर भी नज़र डालिए। 510 और 92 का तो वैसे मैं इधर चेक नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ करके आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी जस्ट। हाँ तो फ्रेंड्स मैं आपके पास कर देता हूँ कि 510 और 92 दिया है, 2 गुने 0 करेंगे 0, 1 5 दूनी के 10 आ जाता है। उसके बाद 9 का 0, 9 का 9, 9 5 45 आ जाता है, 0 2 9 6 4, यानी कि 46,920 आपका आ जाता है। ठीक है, तो 46,920 देखिए यहाँ पे आया है या नहीं, करेक्ट है ना। उसके साथ ही HCF गुने LCM यानी कि 2 गुने 23,460 करें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 से इन्हें गुना करेंगे तो आराम से 46,920 आपका आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें क्या हो जाएगा, प्रूव्ड का आंसर मिल जाएगा, यानी कि जो मैंने चेक किया वो बिल्कुल सही है, आप में कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा अब आते हैं प्रश्न संख्या आगे, ये दूसरा प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन था, तो आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या तीसरा है 336 और 54। ठीक है, तो इसे मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि ये जो 336 और 54 है, तो जो दूसरा प्रश्न जिस प्रकार से मैंने सॉल्व किया, 10 सेकंड पीछे जाइए, और जिस प्रकार से मैंने उसे किया है उसी टाइप से आपको इसे भी करना है और चेक करना है। ये आप अपने लिए या मेरे लिए ही HW से समझ लीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में 5 मिनट भी आपको SMS किए हुए नहीं होते हैं और मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। ओके, उसके साथ प्रश्न संख्या तीसरे की ओर आते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि तोड़कर निम्नलिखित पूर्णांकों का, जो नीचे पूर्णांक दिया गया है, उसका HCF और LCM हमें ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा एक कंडीशन है, पहले तो हमें 2 मिलता था ना, युग्म मिलता था, लेकिन यहाँ पे 3 का जोड़ी मिला है हमें, यानी कि 12 15 और 21 का। तो सबसे पहले 12 को हम तोड़ते हैं सर, 12 को तोड़ते हैं तो कितना आता है, 6 आता है, 2 को तोड़ते हैं 3, यानी कि 2 2 3 आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब 2 गुने 2 हो जाता है तो 2 का स्क्वायर गुने 3 हम कर सकते हैं, फिर 15 है तो 15 को भी 3 गुने 5, 3 5 15 होता है, 3 7 21, 21 का भी हो gया। ठीक है, तो देखिए कि तीनों में कॉमन कौन है, अगर तीनों में कॉमन है तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक मान लेके हम उसे HCF मान सकते हैं। तो 3 3 3 सब में कॉमन है तीनों में, तो इसका HCF कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 आ जाएगा। उसके बाद LCM की बात आती है, तो LCM तो पहले हमें 2 और 2 को गुना करना होगा, वो समझ में आया, क्योंकि 3 से छोटा है ना 2। उसके बाद 3 को मैंने 1 3 माना है यहाँ पे, तो 1 3 मान लिया। उसके बाद 5, उसके बाद 7, अगर हम इसे गुना करें तो 420 आता है। इसमें चेक चाक आपको नहीं करना है। उसके साथ ही मैं आपको इतना ही पे होमवर्क देता हूँ। प्रश्न संख्या दूसरा 17 23 और 29 है, उसके बाद तीसरा है 8 9 और 25। ठीक है, तो आपको इसे अपने HW के रूप में आपको इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाँ तो यार चौथा प्रश्न मेरा कहता है कि HCF, ठीक है, 9 दिया है, किसका HCF 9 दिया है,
तो 9 कहाँ से आया फ्रेंड्स? 309 और 657 का HCF जो है ना 9 दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना है। और उसके बाद दिया है LCM, यही 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF ये बाबू साहब क्या किए हैं, इनका निकाल दिए हैं, जो कि 9 आया है। अब आपसे बोल रहे हैं कि सर जी आप क्या निकालिए, LCM निकालिए। तो आपको तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहा है बिकॉज क्योंकि मैंने शूट कर दिया था पहले ही, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा स्लो लैंग्वेज में समझ लीजिए। 306 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू में 2 से कटता है, उसके बाद 3 से, फिर 3 से, फिर 17 आता है, ठीक है। 657 को अगर हम तोड़े तो ये इतना आता है। तो इसमें सबसे पहले तो HCF पहले हम चेक कर लेना है कि 9 क्या, ये जो NCERT गणित जो मेरा निकाला है 9, क्या वो सही है। तो देखते हैं कि 3 यहाँ पे कॉमन है ना। उसके बाद 3 देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कॉमन है। तो HCF यार दोनों है तो दोनों का मान 3 हो जाएगा, ये दोनों का मान भी 3 हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। वाह, ये तो सही है। अब LCM का हम क्या करें, ये जो 2 है ना 3 से छोटा है, इसलिए शुरू में 2 को लिखेंगे। अब इनका मान मैंने क्या माना, इन दोनों का 3। अब इन दोनों का मान 3। अब ये 17, उसके बाद 73। अगर हम इसे गुना करें तो 22,338 आपका आता है। तो इस टाइप से आपका LCM कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद तो फ्रेंड्स देखिएगा प्रश्न संख्या 5 जो कि दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, आपका प्रश्न कहता है जांच करने के लिए किसी भी प्रकार का मतलब आपको आंसर नहीं करना है। दिया है किसी प्राकृत संख्या n, नेचुरल नंबर होता है ना, तो वही चीज़ दिया है कि 6n जो अंक है वो 0 पे समाप्त होती है। तो सॉल्व में लिखेंगे, हम जानते हैं कोई भी प्राकृत संख्या 0 पे समाप्त होती है, वह इससे विभाजित होती है। उसके आगे समझते हैं थोड़ा सा। हाँ तो यार यहाँ पे हो जाता है कि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 होनी चाहिए। ठीक है, जब वह 0 पे समाप्त होती है तो अभाज्य गुणनखंडों में कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। उसके आगे फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, 6n को भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6 होता ही है और n का पावर आ जाएगा। तो इसको अगर गुना हम करें 2n तो 2n आ जाएगा इंटू 3n आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा कि यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 आ रहा है। ठीक है ना, 6n को अभाज्य गुणनखंड मतलब कि इसको हम तोड़े तो कितना आया, 2 और 3 आया ना। यहाँ पे लिखा है वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। ठीक है, तो उसके बाद अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो गुणनखंड है ना ये अद्वितीय हो जा रहा है। 6n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आ सकती है। ठीक है ना, देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि देखिए अभी कि 6n को मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे तोड़ा तो 2 इंटू 3 आया, n आया, ठीक आया ना। तो 6n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आ सकती है, इसलिए अतः क्या ये हो सकता है फ्रेंड्स, 6n किसी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये रहा, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया जो प्रश्न था कि चेक करना है ना। तो चेक करने पे मैंने जाना अभी कि गुणनखंड अद्वितीय है और 6n के भाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ओके, तो अब आते हैं फ्रेंड्स छठे प्रश्न की ओर जो कि ये रहा। हाँ तो फ्रेंड्स देखिएगा दिया है कि व्याख्या कीजिए कि, ठीक है, व्याख्या आपको करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों है। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसमें आपको ये भी करना है कि आंसर कम लिखने हैं और जो थ्योरी है ना ज़्यादा थोड़ा सा लिखना होता है। तो जो पहली संख्या है फ्रेंड्स, पहली संख्या देखिए आपको 2 प्रकार की संख्या प्राप्त हुआ, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक हो गया, और दूसरा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ओके, ये हो गया दूसरा। तो पहली संख्या से अगर हम समझें तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद इसका जो इसको हम बाहर निकालें तो 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाता है, क्योंकि यह यहाँ गुणनखंड 13 है, इसलिए दी गई संख्याएँ भाज्य है।
जो यहाँ पे गुणनखंड आ रहा है ये 13 आ रहा है, इसलिए दिया गया संख्या क्या है, भाज्य है। उसके बाद दूसरी ओर आते हैं, जो दूसरी संख्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5, तो दूसरी संख्या को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद 5, ठीक है, 5 इसका क्या आ जा रहा है, गुणनखंड, तो ये फिर संख्या हम पुनः जिस प्रकार से यहाँ पे लिखे थे वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ गुणनखंड 5 है, जैसे यहाँ लिखे ना कि क्योंकि यहाँ गुणनखंड 13 है तो दी गई संख्या क्या है, भाज्य है। क्योंकि यहाँ गुणनखंड 5 है इसलिए दी गई संख्या भाज्य है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका छठा प्रश्न। अब आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, जो कि दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान होगा या गोलाकार या चौकोर किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उसके जो चारों ओर है ना वो पथ है। पथ मतलब रास्ता होता है, यानी कि चारों तरफ क्या है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि जो मैदान है वो चारों तरफ उसके रास्ता है और सोनिया नाम की कोई एक लड़की है, तो वो उसको 18 मिनट एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं, जबकि एक रवि नाम का लड़का है तो उसे 12 मिनट एक चक्कर पूरा करने में लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि एक साथ एक ही जगह पे एक ही टाइम पे दौड़ना या चलना किसी प्रकार से चक्कर पूरा करना है तो चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। ये भी दिया हुआ है, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे थ्योरी समझ लेना है कि मान लीजिए ये मैं खेल का मैदान कुछ चरकोन टाइप से बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रवि और सोनिया दोनों नाम की लड़की हैं, एक ही दिशा में, मतलब कि जा रहे हैं सो जा रहे हैं, एक चक्कर पूरा करना है। इसके चारों तरफ क्या है, रास्ता है ना, इसके चारों तरफ रास्ता है। तो सवाल कर रहा है कि जो सोनिया है लड़की उसको 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगते हैं, और दोनों एक ही टाइम पर मतलब एक ही समय और एक ही डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच जाएंगे। आई होप दैट आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो आते हैं इसके आंसर की ओर। आंसर देखिएगा सीधा, मैंने यही वाला डायग्राम पिछले मैंने बताया कि पिछला एक वीडियो मेरा बर्बाद हो गया, तो उसे देखिएगा। इसका सॉल्यूशन हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि अब हम 18 और 12 को एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें वही चीज़ ज्ञात करना है, जहाँ पे पहुँचा है वही चीज़ समय ज्ञात करना है, तो उसे हम एलसीएम जो कि बड़ा आता है उसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 18 और 12 दो संख्याएं हमें मिली हैं, तो 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, देखिएगा। 18 को डिवाइड करते हैं तो उससे कटता है 9 आता है, फिर 3 से फिर 3 आ गया, ठीक है। यानी कि 2 × 3 × 3 आया, तो यहाँ पे लिख दिए 2 × 3 × 3, उसके बाद 12, ठीक है। तो 12 को भी 2 × 2 × 3 आ जाएगा। तो अगर हमें एलसीएम अभी ज्ञात करना है, लेकिन अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना रहता तो यहाँ पे 3 का भी जोड़ी है और यहाँ पे 2 का भी है, तो 2 × 6 आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है 6। लेकिन एलसीएम ज्ञात करना है तो ये दोनों 2 का मतलब हम 1 2 लिखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद ये 2 का ये 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 3 और ये दोनों 3 का 1 3 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर हम इसे गुना करें, ठीक है, उसके गुना करें तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 4 × 12 और 12 × 36 आ जाएगा। इसलिए 36 मिनट बाद जो है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 मिनट बाद दोनों, यही वाला डायग्राम को मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ कि यही जो 36 मिनट बाद है, यहाँ से चले थे फिर यहीं पे आ जाएंगे। दोनों को मैं आंकड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे ये प्रश्नावली 1.1 ख़त्म हो चुका है, 1.2 ख़त्म हो चुका है। इसके वीडियो का पार्ट 1 में प्रश्नावली 1.1 भी मेरा ख़त्म हो चुका है, इंड हो चुका है। प्रश्नावली 1.2 भी इंड हो चुका। बस इसमें यही फ़र्क रह गया है कि मैं आपके साथ में सॉल्व करते नहीं चला, और आपको फिर आप इसे थोड़ा सा नोट्स कर लीजिए, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं। आपके साथ मैंने इस वीडियो में हल नहीं किया और आपको करने के लिए छोड़ दिया। इससे हमें फ़ायदा भी लग रहा है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ में सॉल्व करता तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं स्पीड चलता या फास्ट चलता, ठीक है, तो आपको दिक्कत होता है। इसलिए मैं आपको इससे यहाँ पे समझा दिया हूँ। अगर आप नोट करना चाहें तो पूरे सीरियल वाइज आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है।
अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के साथ। ठीक है।